बच्चों, हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारी पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2 और इसमें हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है भारत में राष्ट्रवाद। और बच्चों, इसके अंदर आज हम खिलाफत और असहयोग आंदोलनों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले हम खिलाफत आंदोलन के बारे में देखते हैं। बच्चों, भारत में रॉलेट एक्ट के खिलाफ किया गया जो सत्याग्रह आंदोलन था, यद्यपि वह बहुत विस्तृत रहा, वो बहुत बड़ा आंदोलन रहा, लेकिन फिर भी वो केवल शहरों तक और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी चाहते थे कि एक बहुत बड़े जनाधार वाला आंदोलन होना चाहिए जो भारत के सभी वर्गों तक पहुंच सके। और इसके लिए उन्होंने सोचा कि जब हिंदू मुस्लिम दोनों को संगठित करके कोई आंदोलन किया जाए तो तब वो बड़ा आंदोलन हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने खिलाफत के मुद्दे को लिया। खिलाफत के मुद्दे के द्वारा वो हिंदू मुस्लिमों को एक करके एक बड़ा आंदोलन स्थापित करना चाहते थे। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। वो आंदोलन केवल शहरों और कस्बों तक ही रहा था, गांवों में वो नहीं पहुंचा था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, जिसमें भारत के सभी लोग उपनिवेशवादी साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन में भाग लें। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। जब तक हिंदू मुसलमान दोनों ही एक साथ नहीं आएंगे, तब तक इतना कोई विस्तृत जनाधार वाला आंदोलन नहीं कर सकते हैं। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। यानी मुस्लिमों में उस समय खिलाफत का मुद्दा चल रहा था, उस मुद्दे को अगर वो ले आएंगे तो दोनों समुदाय एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे और एक बड़े जनाधार वाला आंदोलन हो सकता है। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ऑटोमन साम्राज्य या ऑटोमन तुर्की जो साम्राज्य था वो परास्त हो चुका था, वो हार चुका था। और इसलिए जो वहां के खलीफा थे, ऐसा विश्वास किया जा रहा था कि जो ऑटोमन सम्राट थे, यानी जिनको खलीफा भी कहा जाता था, वो मुसलमानों के सबसे बड़े धर्म गुरु भी होते थे। उनके लिए कि उनके ऊपर कोई बड़ी ऐसी सख्त शांति समझौता या सख्त शांति संधि उनके ऊपर सौंपी जाएगी, जिसको उनको मानने के लिए मजबूर किया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। यह अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि सौंपी जाएगी। आध्यात्मिक नेता जो थे वो उनको खलीफा भी कहा जाता था, वो ऑटोमन सम्राट भी थे। और ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर एक बहुत ही सख्त शांति संधि सौंपी जाएगी, क्योंकि उनकी पराजय हो गई थी, इसलिए कि उनके ऊपर संधि लाई जाएगी। तो यहाँ हमारे भारत के अंदर भी उनकी शक्तियों को रोकने के लिए, यानी उनकी शक्तियों की रक्षा करने के लिए बंबई के अंदर मार्च 1919 के अंदर बहुत सारे लोग, मुस्लिम लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक खिलाफत समिति का गठन किया। खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। और मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे। उन्होंने और कुछ अन्य मुस्लिम नेताओं ने मिलकर के महात्मा गांधी से चर्चा की कि क्यों ना मिलकर के एक संयुक्त कार्यवाही की जाए, अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर के लड़ा जाए। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। और सितंबर 1920 के अंदर जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वहां पर गांधी जी ने कांग्रेस के दूसरे नेताओं को इस बात के लिए राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन और स्वराज का जो आंदोलन है उसको एक साथ मिलकर लड़ा जाए, और इस आंदोलन को ही असहयोग आंदोलन कहा जाएगा।
सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन और स्वराज दोनों के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यानी खिलाफत का जो काम था और जो स्वराज के लिए जो लड़ाई थी, उन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए और दोनों मुद्दों पर एक साथ ही आंदोलन किया जाए, असहयोग का आंदोलन किया जाए। ऐसा है, असहयोग ही क्यों? महात्मा गांधी ने असहयोग वाला रास्ता ही क्यों चुना था? इसके पीछे क्या कारण था? तो इनका जवाब इनकी ही पुस्तक हिंद स्वराज से मिलता है, जो कि 1909 के अंदर उन्होंने लिखी थी। और उस पुस्तक के अंदर महात्मा गांधी ने बताया था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में भारतीयों का ही सहयोग था और उसको चलाने में भी भारतीयों का ही सहयोग है। अगर हम भारतीय उस ब्रिटिश साम्राज्य से अपने सहयोग को वापस ले लें तो वो तो 1 साल में ही ढह जाएगा और हमारा स्वराज्य अपना आप ही हमको प्राप्त हो जाएगा। गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग से चल रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना तो स्वयं ही हो जाएगी। जब अंग्रेजी शासन समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में गांधी जी का लेकिन यह सुझाव था कि जो असहयोग आंदोलन चलाया जाए, ये चरणबद्ध तरीके से चलाया जाए। यानी पहले ये काम करना है, फिर उसके बाद में ये काम करना है, फिर ये काम करना है। गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलाया जाना चाहिए। और पहले चरण में क्या करना था? पहले चरण का पहला काम यह था कि जो भी सरकारी पदवी मिली हुई थी भारतीयों को, वो सारी की सारी पदवी उनको लौटा देनी चाहिए। लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए। इसके अलावा सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, स्कूल, विधायी परिषद और अन्य जो वस्तुएं हैं, विदेशी वस्तुएं, सबका बहिष्कार करना चाहिए। सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देना चाहिए। दूसरे चरण में अगर मान लीजिए सरकार फिर भी नहीं मानती है और वो फिर भी दमन का रास्ता चुनती है, यानी वो हमारे ऊपर फिर भी दमन करती है, तो उसके बाद में हम दूसरा रास्ता चुनेंगे और वो होगा व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन। यदि सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। और आप देखिए 1920 की गर्मियों में महात्मा गांधी और शौकत अली असहयोग आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए पूरे भारत में यात्राएं करते रहे। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं को जो प्रथम चरण के कार्य थे, यानी जो बहिष्कार के कार्य थे, उनके लागू होने पर काफी संशय था कि लोग बाग उस बात को मान जाएंगे। इस बात के लिए बहुत सशंकित थे। कांग्रेस के बहुत सारे लोग प्रथम चरण में लिए गए असहयोग के प्रस्तावों से सशंकित थे और वे नवंबर 1920 के अंदर जो विधायी परिषद के चुनाव होने वाले थे, उन चुनावों के बहिष्कार करने से भी वो हिचकिचा रहे थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने से भी हिचकिचा रहे थे और उन्हें यह भी डर था कि कहीं इस आंदोलन के बीच में हिंसा ना भड़क जाए। उन्हें यह भी डर था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा भी कर सकते हैं। और आप देखिए सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस के बीच में बहुत ज़्यादा इस मामले में उथल पुथल चलती रही कि आंदोलन किया जाए या नहीं किया जाए। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही और कांग्रेस के समर्थकों और विरोधियों के बीच में जब ये खींचतान चलती रही तो ऐसा लगा कि जैसे आंदोलन हो भी पाएगा या नहीं भी हो पाएगा, इस पर सहमति बन भी पाएगी या नहीं भी बन पाए। कुछ समय तक ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी और आखिरकार फिर दिसंबर 1920 के अंदर कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के अंदर असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए सहमति बन गई, इसके लिए स्वीकृति मिल गई।
आखिर दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई, यानी अब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाए। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, आप देखिए, फिर जनवरी 1921 से असहयोग खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया था। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 से प्रारंभ हो गया था और इस आंदोलन के अंदर विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया था, अनेक वर्गों के लोगों ने, यद्यपि उन सब की आकांक्षाएं अलग अलग थीं। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने भाग लिया क्योंकि हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी और सबके लिए स्वराज के अर्थ भी अलग अलग थे, सबके लिए उसके मायने भिन्न भिन्न थे, सभी के लिए स्वराज के अर्थ भी अलग अलग थे, यानी कोई स्वराज का अर्थ क्या मानता था और कोई दूसरा कुछ और ही मानता था। शहरों में आंदोलन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले ये जो आंदोलन था, ये असहयोग आंदोलन, वो शहरों में मध्यम वर्गीय लोगों के द्वारा प्रारंभ हुआ और इसकी शुरुआत के अंदर छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया। हेडमास्टरों ने और शिक्षकों ने अपने त्यागपत्र दे दिए और वकीलों ने भी अदालतों में जाकर के मुकदमे लड़ने से इनकार कर दिया। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए और इस प्रकार से, और इसके आगे जो मद्रास के अलावा अन्य जो भी राज्य थे उन सबों ने काउंसिलों के चुनावों का बहिष्कार कर दिया। केवल मद्रास में ही बहिष्कार नहीं हुआ, मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणीय लोगों ने एक जस्टिस पार्टी बनाई थी और उस जस्टिस पार्टी का यह मानना था कि वो काउंसिलों में प्रवेश करके उन अधिकारों को पा सकते हैं जो ब्राह्मणों के पास पहले से ही हैं। इस प्रकार उन्होंने काउंसिलों के चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को ही मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। यानी पहले से ही जो ब्राह्मणों के पास विशेष अधिकार हैं, उन अधिकारों को वो राजनीतिक रूप से प्राप्त करना चाहते थे और इसके लिए वो काउंसिलों में प्रवेश करके अपने द्वारा उन अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहते थे। और अगर आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो वहां भी असहयोग आंदोलन का मामला बहुत ही नाटकीय रहा। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। यानी पिकेटिंग का अर्थ यह है कि किसी को भी अंदर जाने से रोकना, यानी कि विरोध करते हुए दफ्तर व दुकानों में अंदर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, अंदर जाने पर वो रोक लगाते हैं, वो पिकेटिंग है। तो शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। यानी क्या क्या कार्य किए? विदेशी सामानों का तो बहिष्कार करने लग गए, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग होने लग गई और विदेशी कपड़े को की होली जलाई जाने लगी। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। और आप ये देखिए कि 1921-22 के अंदर विदेशी कपड़े का जो आयात था वो घट करके आधा ही रह गया। यानी जो पहले पिछले वर्ष में 102 करोड़ का आयात था वो घट करके मात्र 57 करोड़ पर ही आ गया था। 1921-22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था, जो 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गया था। और बहुत से व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने से और विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि अब विदेशी चीजों का बहिष्कार होने लग गया था। लोग डरने लग गए थे कि विदेशी व्यापार में पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा। बहुत सारे व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने और विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया था। और बहिष्कार आंदोलन के चलने से, जिसमें वस्त्रों का बहिष्कार भी था, तो उसके चलने से और भारतीय कपड़ों को पहनने के कारण जो विदेशी कपड़ा था उसकी मांग तो कम हो गई थी और भारतीय कपड़े की मांग बढ़ गई थी। उसके कारण भारतीय सूती कपड़े की जो मिलें थी और हथकरघा जो उद्योग था उसका उत्पादन का
कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसकी मांग बहुत बढ़ गई थी भारतीय कपड़े की। बहिष्कार आंदोलन के फैलने से और भारतीय कपड़े पहनने से भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लग गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे आंदोलन में कमी आना शुरू हो गया। शहरों में इस आंदोलन का धीरे धीरे प्रभाव बहुत कम होने लग गया। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लग गया। एक प्रमुख कारण तो यह था कि ब्रिटेन की मिलों से जो कपड़ा यहां बन करके आता था वो कपड़ा बहुत सस्ता होता था, जबकि उसकी तुलना में यहां की जो खादी थी वो बहुत महंगी होती थी। यहां का गरीब आदमी खादी कैसे पहनता, और वो ब्रिटेन की जो सस्ता कपड़ा था उसका कब तक वो बहिष्कार करता। ब्रिटेन की मिलों का कपड़ा यहाँ की खादी के कपड़े से सस्ता होता था, अतः गरीब खादी कैसे खरीदते, वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार भी कैसे करते। और इसके अलावा जो ब्रिटिश संस्थान थे, चाहे वो स्कूल थे, चाहे वो कॉलेज थे, चाहे वो कोर्ट थे, उनका बहिष्कार भी कब तक करते, क्योंकि यहाँ पर हम भारतीयों ने उसकी वैकल्पिक व्यवस्था ही नहीं की थी। भारतीय आंदोलन तभी सफल होता जब हम ब्रिटिश संस्थानों की वैकल्पिक व्यवस्थाओं को पहले से ही यहाँ पर कर लेते। यद्यपि यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही थी लेकिन उनकी रफ्तार बहुत ही कम थी, इसलिए कब तक उस बहिष्कार को रखा जाता और कब तक हम घर बैठे रहते। इसलिए हमारे जो विद्यार्थी थे, शिक्षक थे, वो विद्यालयों में वापस जाने लगे और वकील वापस अदालतों में जाकर के अपने केस लड़ने लगे। ब्रिटिश संस्थानों, स्कूल, कॉलेज और कोर्ट के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई थी। आंदोलन तब कामयाब होता जब ब्रिटिश संस्थानों के वैकल्पिक भारतीय संस्थान की पहले से ही स्थापना की जाती, यानी उनके कॉलेज थे, उनके स्कूल थे, उनकी अदालतें थी, वो व्यवस्था हम पहले से ही कर लेते तो दिक्कत नहीं आती। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों के स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी हमारे यहाँ पर, और फिर इसका परिणाम यह हुआ कि विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। वहाँ अपना उन्होंने वापस काम प्रारंभ कर दिया, इसलिए शहरों के अंदर इस आंदोलन के अंदर कमी आने लग गई। ग्रामीण इलाकों में भी असहयोग आंदोलन हुआ था और उसका भी काफी विद्रोह हुआ था। देखिए, जब असहयोग आंदोलन शहरों में बहुत चला तो फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच गया था। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था और देश के विभिन्न भागों में किसानों के और आदिवासियों के जो भी संघर्ष थे वो सारे के सारे इस आंदोलन के अंदर ही समा गए थे। देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए थे। अब देखिए आप, अवध में बाबा रामचंद्र के द्वारा जो आंदोलन किया गया। अवध में एक सन्यासी बाबा रामचंद्र थे, उन्होंने इस किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र ने किसानों का नेतृत्व किया था और बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी के अंदर मजदूर के रूप में काम करके आए थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। गिरमिटिया मजदूर वो होते थे जिनको अंग्रेज दास के रूप में विदेशों में काम करने के लिए भेज देते थे, और बाबा जो रामचंद्र थे वो फिजी के अंदर गिरमिटिया मजदूर के रूप में वहां पर काम करके पहले ही आ चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ था, क्योंकि उन्होंने किसानों पर बहुत ज्यादा लगान लगा रखे थे और विभिन्न प्रकार के उनके ऊपर कर वसूलते थे, कर लगा रखे थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूलते थे और किसानों को बेगार भी करनी पड़ती थी, यानी बिना पैसों के, बिना मजदूरी के उनको जाकर के वहाँ उनके पास काम करना पड़ता था जमींदारों के पास में, और उसके बदले में उनको वो कुछ देते भी नहीं थे। और इसके अलावा किसानों के जो जमीनों के पट्टे थे वो बार बार उनको बदल देते थे, जिससे किसानों का उन जमीनों पर अधिकार नहीं हो जाए। ज्यादा समय तक अगर किसान के पास जमीन रहती तो उसका जमीन पर अधिकार हो जाता था, इसलिए वो क्या करते थे, बार बार उनके पट्टों का नामांतरण करते रहते थे, बदलते रहते थे। जमीनों पर उनका अधिकार स्थापित ना हो जाए, किसका, किसानों का, इसलिए बार बार उनकी जमीनों के पट्टे भी बदल दिए जाते थे। अब
किसानों ने इस आंदोलन के द्वारा ये मांग रखी कि एक तो जो लगान है वो कम कर दिया जाए, उसके अलावा जो बेगारी प्रथा है उसको समाप्त किया जाए, और जो ये दमनकारी जमींदार हैं इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो जाए और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। और इसके तहत बहुत सारे स्थानों पर इन दमनकारी जमींदारों के खिलाफ नाई धोबी की जो सुविधा थी उससे इनको वंचित कर दिया गया, उनसे छीन ली गई। ऐसा बहुत सारी पंचायतों ने निर्णय करके सुनाया। पंचायतें हुई और उन पंचायतों के अंदर यह निर्णय हुआ कि इनको, जो ये दमनकारी जमींदार हैं, इनको नाई धोबी की सुविधा से वंचित कर दिया जाए। इसके तहत बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने फैसला ले लिया था। अब देखिए, जून 1920 के अंदर जवाहरलाल नेहरू अवध में आए और वहां आकर के वो अवध के किसानों से मिले और उनकी उन्होंने व्यथा को भी सुना। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया और गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। फिर अक्टूबर 1920 के अंदर जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और अन्य किसानों के नेतृत्व में अवध के अंदर एक किसान सभा का गठन किया गया। अक्टूबर 1920 तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में किसान सभा का गठन किया गया, किसान सभा बनाई गई। और आप ये देखिए कि उसके बाद में लगभग 1 महीने के अंदर ही उस पूरे इलाके के अंदर लगभग उस किसान सभा की 300 शाखाएं स्थापित हो गईं। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थीं। और अगले साल जब जनवरी के अंदर असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो अवध के इस किसान संघर्ष को उसमें शामिल करने के लिए योजना बनाई जा रही थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। लेकिन तब तक किसानों का आंदोलन एक ऐसा स्वरूप ले चुका था कि कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे वो इस बात से बहुत चिंतित थे। लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिससे कांग्रेस नेतृत्व खुश नहीं था। और 1921 के अंदर जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो ये जो अवध के किसान थे इन्होंने तालुकदारों और व्यापारियों के घरों पर हमले करने प्रारंभ कर दिए, बाजारों के अंदर उपद्रव करने लगे और अनाज के जो गोदाम थे वहां पर जाकर के इन्होंने कब्जा करना प्रारंभ कर दिया था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया था। बहुत सारे जो स्थानीय नेता थे वो वहाँ के लोगों को ये कहते थे कि गांधी जी ने अब कह दिया है कि अब लगान भरना ही नहीं होगा और जो ज़मीनें हैं वो सब गरीबों के अंदर आपस में बांट दी जाएंगी, यानी सभी गरीबों को ज़मीनें मिल जाएंगी। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर के सभी लोग अपनी अपनी कार्यवाहियों को सही ठहरा रहे थे, उनके नाम पर सब कुछ हो रहा था। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्यवाहियों को सही ठहरा रहे थे। अब देखिए, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में भी आंदोलन हुआ था। 1920 के दशक में आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के अंदर जो आदिवासी किसान थे उन्होंने उग्र गुरिल्ला आंदोलन चला रखा था। 1920 के दशक में आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों ने एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन छेड़ रखा था और कांग्रेस कभी भी इस प्रकार के संघर्ष को स्वीकार नहीं कर सकती थी। जहां हिंसा थी वहां कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था, उसका तो अहिंसा में ही विश्वास था। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन्य क्षेत्रों की तरह, जैसे और भी जो वन्य क्षेत्र थे हिंदुस्तान के अंदर, वहां पर उसी की तरह यहां भी अंग्रेजों ने उसके अंदर प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी थी, यानी जो सामान्य लोग थे वो उन वन क्षेत्रों के अंदर जा नहीं सकते थे। अन्य वन्य क्षेत्रों की तरह यहां भी अंग्रेजी सरकार ने जंगलों में लोगों को दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी थी।
और जब जंगलों में पाबंदी थी तो लोग अपने मवेशियों को उनमें जाके चरा ही नहीं सकते थे, ना ही वो जलाने के लिए वहाँ से लकड़ी बीन करके ला सकते थे, ना ही वो वहाँ से फल बीन करके ला सकते थे, क्योंकि जंगलों में तो प्रवेश निषेध था। लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे और ना ही जलाने के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे जो वहाँ पहाड़ों के लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्सा थे, क्योंकि उनसे उनकी रोजी रोटी तो छिन ही गई थी, साथ साथ उनके परंपरागत जो अधिकार थे, जंगलों के ऊपर उनके अधिकार थे, उनको भी तो छीन लिया गया था। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे थे। और फिर हद तो तब हो गई जब ब्रिटिश सरकार ने उनको सड़कों के निर्माण पर बेगारों की तरह लगा दिया, यानी काम करो पैसा नहीं मिलेगा। और इससे जब वो बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने खुलेआम बगावत ही कर दी थी। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। और इस बगावत का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे, जो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति थे, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी थे। इसका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। और अल्लूरी सीताराम राजू का ये दावा था कि उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, विशेष प्रकार की शक्तियां हैं। जैसे वो कोई भी खगोलीय भविष्यवाणियां हो, वो सटीक खगोल भविष्यवाणियां कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी अगर बीमार है तो उसको वो स्वस्थ कर सकते हैं, और गोलियां भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। इस प्रकार के उनके दावे थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं, वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती हैं। और वहाँ के जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, क्रांतिकारी थे, जो लड़ रहे थे, उन सभी वो जो सारे के सारे लोग राजू के इस व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा चमत्कृत थे, और वो उनको ईश्वर का अवतार ही मानते थे। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत लोगों को लगता था कि वह ईश्वर का अवतार है। और राजू तो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, और वो उनके गुणों का सदैव ही गुणगान करते रहते थे। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। राजू का कहना था कि वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, और उन्होंने वहाँ के लोगों को खादी पहनने के लिए और शराब छोड़ने के लिए बहुत प्रेरित किया था। राजू का कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं, उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया था। और उनका राजू का यह भी दावा था कि अहिंसा के बल पर हम कभी भी आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज़ादी प्राप्त करने के लिए तो हमको बल प्रयोग करना ही पड़ेगा, यानी हिंसा के द्वारा ही मिलेगी जब भी आज़ादी मिलेगी। उनका यह भी दावा था कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। और फिर उनके इस प्रकार के जब वो कहते थे तो गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारियों को वो मारने लग गए, और अपने इस उग्र गुरिल्ला आंदोलन को वो लगातार चलाते रहे। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की, और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध वो चलाते रहे। और अंततः 1924 के अंदर राजू को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन वो अपने लोगों के बीच में तो एक लोकनायक बन ही चुके थे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। और इस प्रकार से बच्चों, हमने पहले शहरों के अंदर आंदोलन को देखा, फिर देहात में आंदोलन को देखा, और अब हम बागानों में स्वराज की बात करते हैं। असम के जो बागानी मजदूर थे, उनके लिए स्वराज का अर्थ था कि वो जिन बागानों में काम कर रहे हैं उनकी चार दीवारी से उनको बाहर निकलने की छूट मिल जाए, यही उनके लिए आज़ादी थी। और इसके अलावा उनके लिए आज़ादी का आशय यह भी था कि वो अपने गांवों से संपर्क रख सकें, जो इनके स्थानीय गांव थे वो जा सकें, वो मिल सकें, वहाँ आ जा सकें। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि उस चार दीवारी के बाहर जा सकें जिसमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब यह भी था कि वे अपने गांवों से संपर्क रख सकें। वो क्यों नहीं निकल सकते थे अपनी चार दीवारी से बाहर? वो अपने गांवों से संपर्क क्यों नहीं कर सकते थे? इसका कारण था 1859 का इनलैंड
इमिग्रेशन एक्ट। इस इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत उनको बागानों की चार दीवारी से बाहर निकलने के लिए और गांव जाने के लिए उनको किसी भी प्रकार की छूट नहीं थी। इसका कारण यह था कि 1959 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत उन्हें बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। लेकिन जब इन मजदूरों ने, इन श्रमिकों ने जब गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा कि अब तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चला दिया है और हम सब अब स्वतंत्र हो चुके हैं, तो वो बागानों को छोड़ करके और अपने अंग्रेज अधिकारियों की आज्ञा की अवहेलना करते हुए वो वहां से छोड़ करके अपने घर के लिए निकल पड़े। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो अपने अधिकारियों की अवहेलना कर बागान छोड़ करके वो जाने लगे। उनको लगता था कि अब तो गांधी राज आ चुका है और गांव में सबको जमीन दी जाएगी, सभी गरीबों के अंदर जमीन बांटी जाएगी, इसलिए गांव ही चलना चाहिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ गया है, इसलिए हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन वो अपनी मंजिल पर पहुंच पाते इससे पहले ही उनको रुकना पड़ा, क्योंकि रेलवे और स्टीमर दोनों की ही हड़ताल हो गई और हड़ताल के कारण वो रास्ते में ही अटक गए और पीछे से जाकर अंग्रेज अधिकारियों ने उनको पकड़ लिया और उनकी बहुत ज़बरदस्त पिटाई की गई। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए और रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण रास्ते में ही फंस गए और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो असहयोग आंदोलन है वो शहरों से देहात में पहुंचा और देहातों से फिर वो बागानों में, यानी पूरे देश के अंदर एक बड़ा व्यापक जन आंदोलन बन चुका था। इस प्रकार से असहयोग आंदोलन एक इलाके तक ही सीमित न रहकर सभी जगह फैल गया था और अंततः 1922 के अंदर गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक स्थान पर जब सत्याग्रही एक अपना जुलूस निकाल रहे थे, शांतिपूर्वक तरीके से वो जुलूस निकाल रहे थे, तो जो अंग्रेजों के पुलिस अधिकारी थे उन्होंने उनके ऊपर आकर के हमला कर दिया और उनको बुरी तरह से अंग्रेज पीटने लग गए। तो उग्र जो भीड़ थी उसने वहाँ के स्थानीय थाने में जा कर के आग लगा दी और उसमें बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए और हिंसा का यह रूप देख करके गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। अंततः 1922 में गोरखपुर में चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहे शांतिपूर्ण जुलूस तथा पुलिस के बीच हिंसक टकराव होने के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान किया और इस प्रकार से बच्चों यह असहयोग आंदोलन यहीं पर समाप्त हुआ और हम यहीं विराम लेंगे और अगले भाग के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, यानी उसकी ओर जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।